This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों अगेन हफ्ते की शुरुआत हमेशा की तरह लाल रंग से होते हुए देखने को मिली। सेंसेक्स की बात करें तो 500 पॉइंट नीचे है। निफ्टी 50 की बात करें तो 150 पॉइंट से ज़्यादा टूट गया है। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यस 23,500 के लेवल की बात करें तो ये भी टूट चुका है। मतलब बोलते हैं ना, जो हरा रंग रहता है वो शुरुआत में गैप अप के टाइप थोड़ा बहुत देखने को मिला था। उसके बाद तो बस बाजार लोअर लोअर को काट करके नीचे ही जाते हुए देखने को मिला है। मतलब जैसे कि आज के दिन हमेशा की तरह मार्केट 3:30 बजे बंद होता है। अगर वो बंद नहीं होता तो शायद मार्केट ऐसे ही चल जाता नीचे ही। और सो हम कह सकते हैं दोस्तों, फ्राइडे के दिन जो दबाव देखने को मिला था वो चीज़ें अभी भी यहाँ पे क्लियर कट हमें चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड अगर देखा गया तो पिछले 5 दिन में मार्केट ऑलमोस्ट 2.25% तक गिर गया है। महीने भर की बात करें तो 3% डाउन है। 6 महीने की बात करें तो 10.5% डाउन है। 1 जनवरी से बात करें तो सेम 10.5% के आसपास नीचे है। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो अच्छा खासा पहले शुरुआत में थोड़ा तेजी में था, फिर बाद में वाइप आउट होकर ऑलमोस्ट 5.5% नीचे अभी आते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, डेली अब यहाँ पे एक ही चीज़ रहती है कि बाजार खुलेगा एंड पोर्टफोलियो यहाँ पे टूटेगा। सो आज के दिन भी यही हुआ है। आज के दिन खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिनके पास छोटी कंपनियाँ हैं, मिड कैप वाली कंपनियाँ, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे हुई होगी। मतलब अगर हम यहाँ पे चेक भी करेंगे इंडाइसिस वाइज तो आप देख सकते हो निफ्टी 50 इतना नहीं गिरा है, बट नेक्स्ट 50, फिर बैंक, फाइनेंस, मिड कैप खास करके आप चेक कर सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली। मतलब जिनका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरा होगा तो समझ लेना उनके पोर्टफोलियो में मिड कैप वाली कंपनियाँ ज़्यादा रहेगी। देन बात करें तो कंपेरेटिवली स्मॉल कैप में कम गिरावट है, बट मिड कैप में आज के दिन बहुत अच्छा खासा तांडव देखने को मिला है। माइक्रो कैप तो वैसे ही काउंटर वॉलेटिलिटी चलता रहता है। देन सेक्टोरियल इंडाइसिस की बात करें तो हाँ, हो सकता है जिनके पास आईटी वाली कंपनियां हैं उनका पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत उन्होंने बचाया होगा। बाकी देखा गया तो हर जगह पे हमें आज के दिन काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। अब आपको पता है कि बाजार यहाँ पे बुरी तरीके से फंसा हुआ है और ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले कई समय से बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में इस प्रकार के फेस चलते रहते हैं। सो सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे मैंने बहुत बार मतलब कहा है, बुल वालों के लिए मार्केट को भगाने के लिए कोई अच्छी खबर तो होनी चाहिए, और इनफैक्ट उनके मतलब मार्केट को भगाने के लिए बहुत सॉलिड पावरफुल खबर चाहिए। गिराने के लिए तो एक अफवाह भी काफ़ी होती है। जैसे मैंने बहुत बार आपको बताया है कि अगर मार्केट को भगाना है तो आप 100 अच्छी खबर लेके आ जाओ, मार्केट मुश्किल से दौड़ेगा, बट एक बुरी खबर लेके आ जाएंगे तो मार्केट इजीली टूट जाएगा। तो ये मार्केट का स्वभाव रहता है, क्योंकि पैनिक इजीली फैल जाता है। इसलिए मार्केट को अगर भगाना है, मार्केट को अगर अच्छी तरीके से तेजी से सिर्फ होनी नहीं चाहिए बट टिकनी भी चाहिए, तो कॉन्क्रीट खबर यहाँ पे चाहिए। उस चीज़ का इंतजार बुल वाले यहाँ पे करते रहते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बुरी चीज़ क्या होती है अभी, अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी ये बियर वालों का सबसे बड़ा फ्रेंड होता है। वो जितना हो सके मार्केट को तोड़ता रहेगा, और बुल वालों के लिए, इन्वेस्टर के लिए हमेशा सबसे बड़ा सरदर्द वाला पॉइंट रहता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये आपको पता होगा, ट्रंप से। मतलब मार्केट तो हमेशा अनसर्टन रहता है, बट जैसे ही ट्रंप आ गया उन्होंने शुरुआत टैरिफ से की, सबकी बैंड बजा दी। फिर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैरिफ किसको था, हमारे ऊपर ही था, 25+25 पेनल्टी। रशिया से ऑयल खरीदते थे इसलिए, तो वहीं से चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद ट्रेड डील ये भी अटकी पड़ी हुई है, यहाँ पे भी अनसर्टनिटी है। देन उसके बाद वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, हॉर्मुज़ में ब्लॉकेट स्टार्ट यहाँ पे हो गए। ऑयल लगातार भागने यहाँ पे लग गया है। आज के दिन भी आप देख सकते हो 3-3.25% वापस ऑयल भागने लग गया। उसके पीछे का रीज़न वही है कि कुवैत के ऊपर बताया गया कि वापस ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स हुए हैं, और ईरान को पूछा तो उसने बोला है कि हाँ हमने अटैक किया है, बट वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक है बिकॉज यूएस ने पहले अटैक किया था। तो अभी भी भारी मात्रा में अनसर्टनिटी जारी है, और इसकी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अब ऑयल हम अमेरिका से ही ज़्यादा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं। बिकॉज मिडल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंस है, जितना मिडल ईस्ट ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा उतना ज़्यादा भाई ट्रंप अच्छा खासा डॉलर पे कमाएंगे, और अल्टीमेटली उनको पैसे भी चाहिए, इतना बड़ा जो उनका ऊपर कर्जा है। सो पहले से ही यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेयर वालों के पास इतनी कमाल की खबरें देखने को मिली है, तो मार्केट तोड़ने के लिए यह परेशानी दे ही रहे थे। ऊपर से आईएमडी ने आके क्या कर दिया है अभी, और यहाँ पे रायता फैला दिया है। आईएमडी ने बोल दिया कि इस वक्त का मानसून तो बहुत ख़राब रहेगा। 2015 के बाद अभी हमें ये मानसून ख़राब देखने को मिलने वाला है बिकॉज ऑफ एल नीनो। जहाँ पे भी बारिश गिरेगी वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी, और इस चीज़ के चलते आपको पता है कि फूड इन्फ्लेशन का खतरा रहेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेपो रेट कट के जो सपने हैं वो तो अब रेट हाइक में यहाँ पे तब्दील हो जाएंगे। और रेट हाइक होगा तो आपको पता है ऑटोमेटिकली चीज़ें यहाँ पे स्लो डाउन चले जाएगी। और ऊपर से रुपया हमारा टूट रहा है, जो 80-75 के रेंज में चल रहा था वो भी 90 या 95 के आसपास जाते हुए देखने को मिला है।
सो लगातार रुपये के गिरावट के चलते आप सबको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डैमेज हो जाती है। ऊपर से जो सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, जिस चीज़ को देखकर दुनिया भर के इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाते थे, वो भी डैमेज होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अगर हम देखें तो जहाँ पे हम 4th नंबर पे हुआ करते थे, अगेन जापान एंड यूके ने यहाँ पे क्या कर दिया है, हमें ओवरटेक कर दिया है। शेयर बाजार की बात कर ले तो वहाँ पे ताइवान ने हमें ओवरटेक कर लिया है। 5वें नंबर पे हम आ गए हैं। लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट जो हम थे वो अब यहाँ पे हो चुका है और हमारा नंबर 6 भी खतरे में है। पीछे साउथ कोरिया देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छी तरीके से अभी भागते हुए देखने को मिला है, बिकॉज नए नए इनोवेशन वाली चीज़ें दुनिया भर में एआई मशीनरी अलग अलग टेक्नोलॉजी को लेकर चीज़ें वहाँ पे चल रही है और हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और लगातार एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं और अभी उनकी रफ्तार और भी यहाँ पे बढ़ चुकी है करेंसी डेप्रिसिएशन के चलते, और उनको कम पैसे यहाँ पे नेट रिटर्न्स में मिल रहे हैं। तो लगातार ये चीज़ें चलती जा रही है। एंड रिसेंटली हम लोगों ने देखा 2 दिन पहले MSCI इंडेक्स का जो रिबैलेंस होता है उसमें हमारा वेटेज और कम हो गया है। एक टाइम 2024 में ये 21% था, अब ये वेटेज अभी 12 सवा 12% 2 साल बाद हो चुका है और ये भी एस्टिमेट है कि आने वाले समय में ये शायद से 10% के नीचे भी चला जाएगा। मतलब ग्लोबल लेवल पे इस इंडेक्स को देखा जाता है कि भाई कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। अगर वो 100 रुपया लेकर आएंगे, 100 रुपये में 20 रुपये के आसपास एक ज़माने में हमारे देश में आता था, वो अभी 12.25 के आसपास आ रहा है और हमसे ज़्यादा ताइवान, चाइना और साउथ कोरिया में जा रहा है। मतलब इससे हो क्या रहा है दोस्तों कि मार्केट भगाने के लिए भाई पैसा और इनकमिंग इनफ्लो आना चाहिए, वो अभी आउटफ्लो हो रहा है और लगातार जा ही रहा है और इसी चीज़ के चलते बाजार में हमें तेज़ी नज़र ही नहीं आ रही है। बस एक ही अच्छी चीज़ है कि म्यूचुअल फंड में डोमेस्टिक लेवल पे SIP है वो चल रही, दैट्स द ओनली वन पॉइंट। यही पॉइंट की वजह से हमारा मार्केट अभी चल रहा है। अगर ये नहीं होता तो मार्केट 20 से नीचे डाउन देखने को मिल जाता। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कंक्लूजन क्या है कि जैसे मैंने कहा ना कि बुल वाले इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो अच्छी खबर निकल कर आ जाए, कॉन्क्रीट खबर निकल कर आ जाए, तो जाके हम यहाँ पे बाजार में तेज़ी ला सकते हैं और उसको टिका सकते हैं। तो अभी भी वो चीज़ें इंतजार में चल रही है एंड इसी चीज़ में हर जगह से वार्निंग आती हुई देखने को मिली है। अभी जीरोधा के नितिन कामत जी की बात करें तो उन्होंने ये यहाँ पे चेतावनी दे के रखी हुई है, जो आप देख सकते हो कि टेरिबल ईयर अहेड, आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पे होने वाली है और उसके पीछे का रीज़न है पॉसिबल RBI रेट हाइक्स। यस, ये भी बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि RBI अब शांत यहाँ पे नहीं बैठ सकता। जिस प्रकार से एल नीनो का रिस्क है, ऑयल के चलते यहाँ पे झटके लग रहे हैं, फिर रेट हाइक का प्रेशर RBI के ऊपर डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे पहले उन्होंने वार्निंग दी है कि खराब मानसून बिकॉज ऑफ एल नीनो, क्रूड ऑयल जो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है एंड इसी चीज़ के चलते होगा क्या, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप देख सकते हो हायर द फूड्स एंड फ्यूल कॉस्ट में फोर्स द RBI टू रेज इंटरेस्ट रेट्स एंड इस चीज़ के चलते किसको डैमेज होने वाला है, हमारी ग्रोथ को, वहीं जीडीपी को, एंड इसी चीज़ के हमारे मार्केट के सेंटीमेंट भी काफ़ी बुरी तरीके से हर्ट यहाँ पे होने वाले हैं। सो जो सारी चीज़ें अभी मैंने आप लोगों को लाइन से बताई है वही सारी चीज़ें भी यहाँ पे बता के रखी और ये हर किसी को अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे बुरी तरीके से मार्केट यहाँ पे फंसते हुए देखने को मिल चुका है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।